हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त कल मैं क्वेश्चन पूछा था आप लोग से कि बताइए कि तीन जगत में जीवों का वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है किसने किया था, तो हेकल ने। किसने? हेकल ने किया था। ठीक है, यानी तीन जगत में जीवों का वर्गीकरण हेकल ने किया था, चार जगत में जीवों का वर्गीकरण कोपलैंड ने किया था और पांच जगत में जीवों का वर्गीकरण व्हिटेकर ने किया था। ठीक है, ऐसा ही मेरा अगला डे के लिए क्वेश्चन है कि बताइए कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग यानी सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किए थे। सर्वप्रथम भारत में नहीं पूछा हूँ, मैं पूछा हूँ कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया था और कब किया गया था। अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं इसको अगले क्यूज में इसका जरूर आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, आज मेरा तबीयत कुछ बुखार सर्दी के कारण नौसाज है, ठीक है, सही नहीं है, जिसकी वजह से आज का जो चैप्टर है वो रीडिंग करेंगे किसके द्वारा, तो ऋतु राज के द्वारा। ठीक है, ऋतु राज जी हैं, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्त, सुनिए, बहुत मजा आएगा इनके साथ भी। आइए इसको डाल लीजिए आप लोग ऐसे। हाँ चलिए, ठीक है, ओके। पेन कहाँ गया? पिन दे दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मापक यंत्र एवं पैमाने। हाँ। ठीक, आइए। सोनार प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा, यानी सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए, तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार में हमें उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। आगे आइए। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ऑडियोमीटर। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर एवं विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है, तो एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है। ओके, आइए सुमिलित करना है तो एमीटर विद्युत धारा को मापता है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। मात्रक क्या करता है कि एमीटर ऐसे मात्रक नहीं मापता है, मापता है, विद्युत धारा का मापता है, एमीटर है। टैक्योमीटर, ये क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन करता है। कौन, तो टैक्योमीटर। ओके, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में, यानी बहुत अधिक उच्च ताप मापना होगा ना। हाँ, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आइए। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को। ठीक है, यानी ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को कहा जाता है। विकिरण को मापता है, उससे आने वाली किरण जो होती है, वो सब विकिरण होती है। हाँ, उसी को पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ओके, जब थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। यानी जो थर्मामीटर होता है जो 2000 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक या 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो तो उस थर्मामीटर को क्या कहा जाता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ओके, आगे आइए। पायरोहीलियोमीटर, आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे दिया है कि उपकरण या यंत्र और मापन की राशि। तो ये देखते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। यानी हाइग्रोमीटर को किससे मापा जाता है, तो सापेक्ष, हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है, तो सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। ओके, आगे ये भार को किसमें मापा जाता है, यानी भार को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्प्रिंग तुला। पूछ देगा कि स्प्रिंग तुला मैंने से किसकी मापन राशि है, तो भार का। ओके, आगे आइए।
आगे है देखिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? ओडोमीटर द्वारा वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। यानी ओडोमीटर द्वारा कोई पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, ठीक। और टैकोमीटर द्वारा वाहन कितना चक्र लगाता है, यानी वाहनों के पहियों द्वारा कितना चक्र लगाया जाता है, चक्र मूव कर रहा है, उसको टैकोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। और देखो, ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ओडोमीटर। क्या कहलाता है? ओडोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा। यानी वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। एक बैरोमीटर बराबर कितना पास्कल होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक बैरोमीटर बराबर 10 के पावर 5 पास्कल नहीं होता है, ठीक है। देखो, साधारणतया बैरोमीटर में प्रयोग होता है किसका? पारे का। यानी पारा को हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर में। किसमें? बैरोमीटर में। और सर, पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है ना कि रूम टेम्परेचर पर वह संघनित नहीं होता है, अर्थात उसका हिमांक जमता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग किसमें, यानी बैरोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं? पारे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब पारा की बात करें तो इसका संकेत इंच होता है, और इसका मुख्य अयस्क बोले ना तो सीने बार। पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? सीने बार होता है। अब पारा का परमाणु संख्या बात करें इंच के 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, दूध के अपेक्षित घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा। यानी दूध के अपेक्षित घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कर्ड में, अर्थात सर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टो एसिड यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यानी दही में पूछ दे कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी वायु के अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किसका? हाइग्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर का अवसर प्रयोग किसमें किया जाता है? हाइड्रोमीटर के। तो जल के अपेक्षित घनत्व को मापने में किसका? तो हाइड्रोमीटर के। हाइड्रो आ गया तो समझ जाओ कि अपेक्षित, जल के अपेक्षित घनत्व। हाइड्रो माने जल होता है, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, थर्मो एक उपकरण है जो कार्य करता है तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भांति थर्मो रजिस्टर उपकरण काम करता है, ठीक। अब देखिए, स्टेथोस्कोप के द्वारा किसको मापा जाता है? तो हृदय की ध्वनि सुना जाता है। यानी सर, कहने का मतलब है कि हृदय के ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। अच्छा सर, यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो सर बहुत बढ़िया बता दिए। तो सर हमको बता दीजिए ना कि कौन सा है। तो देखो, जब डॉक्टर अल्लाह जो कहते हो ना, कानवा में खोजता है, जो यहाँ नहीं सटाता है, तो यही स्टेथोस्कोप है। यही स्टेथोस्कोप है, यही ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और उससे कैसी आवाज आती है? हमारे हृदय से तो लबडब लबडब की आवाज आती है। हमारे हृदय के आकृति की बात करें दोस्त, तो मुट्ठी के आकार की है। कैसी है? तो मुट्ठी के आकार की है। ये हृदय का अगर वेट कहा जाए तो 350 ग्राम। अगर हृदय का वेट की बात करें, भार कितना होता है सर? तो 350 ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत? हार्ट के कलर कैसा होता है? तो गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। दिल का फिगर गुलाबी। कौन भुला सकता है साहब, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब मनुष्य का निर्माण होता है ना, कहने का मतलब है कि गर्भाशय में जब भ्रूण में निर्माण होता है तो हमारे शरीर के कौन सा अंग का निर्माण होता है सबसे पहले? तो हृदय का, हार्ट का निर्माण सबसे पहले होता है, ठीक है। ये सब पेपर में पूछ चुका है। हार्ट के बात आया तो सर, हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी में करते हैं। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अच्छा सर, देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप के दाब, रक्त के चाप यानी दाब, ब्लड प्रेशर को किसमें मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। 120/80, 120/120 सिस्टोलिक है, 80 क्या है? डायसिस्टोलिक। 120 सिस्टोलिक, 80 क्या है? डायसिस्टोलिक। कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं ना? देखिए, कैरोटोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए किसका मान किया जाता है? किसका माप किया जाता है? तो कैरोटोमीटर।
चलिए दोस्त, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखिए कैरेटोमीटर से बात करें तो सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कैरेटोमीटर यानी कैरेट में सोने की शुद्धता तो को कैरेट में मापा जाता है, हीरे की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। किस में? कैरेट में मापा जाता है। नहीं, ठीक, काला हीरा को क्या कहा जाता है? बोल्ट कहा जाता है। काला हीरा को बोल्ट कहा जाता है, जिसका उपयोग शीशा पर लिखने में या काटने में, शीशे को काटने में प्रयोग में किया जाता है, बोल्ट का। खुद ही कहते हैं हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी चमकता है। ठीक, हीरा किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर चमकता है। ठीक है, कैरेटोमीटर यानी कैरेट में मापा जाता है। ठीक है, देखो लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है, यानी प्रकाश की तीव्रता को लक्स के द्वारा मापा जाता है। ठीक, अब आइए रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बताए हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। अच्छा सर, रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए कि वस्तु कहाँ है। अधिकतर हम लोग वायुयान को ट्रैक करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म सर क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का। सोनार की सर बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। आइए, दोनों सोनार और रेडियो दोनों प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है, यानी इन दोनों में प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि और भूकंप के परिणाम तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में रिक्टर पैमाने का मापा जाता है। यानी रिक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाना के द्वारा मापा जाता है। रिक्टर पैमाना के खोज 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने। कब किया था? 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर द्वारा किया गया था। ठीक है सर, अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक डिजिट अंकित होता है। अब आगे मेरा है कि कह रहा है कि रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज़ को मापने के लिए? तो भूकंप की लहरों को यानी भूकंप की तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पुनः क्वेश्चन यह पूछ चुका है। अब देखिए हम अभी जैसा कि बताएं कि पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे होती हैं। तो एल तरंगे सबसे खतरनाक होती हैं। एल तरंगे सबसे खतरनाक होती हैं। और एल तरंगे को धरातलीय या सतही तरंगे कहा जाता है। यह सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। इसकी खोज बोल दे तो HD लव ने किया था। HD लव ने किया था, इसलिए इसे लव तरंगे या एल तरंगे कहा जाता है। कोई दिक्कत है? एस तरंगे सर, एस तरंगे यानी जो केवल पुराती हुई। आइए देखिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एस तरंगे सर, तो एस तरंगे केवल सॉलिड में मूव कर सकती हैं, अर्थात सर केवल ठोस में गमन कर सकती हैं। यानी एस से सेकेंडरी तरंगे, यानी सेकेंडरी तरंगे होता है, एस से सेकेंडरी तरंगे या द्वितीयक तरंगे। एस का उपयोग एस तरंगे जो है केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं। यह ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं, इसीलिए इसको गौण तरंगे कहा जाता है। गौण तरंगे कहा जाता है। ये सर गौण तरंगे अब क्या किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्त, नहीं देखो, वह तरंगे जो लिक्विड में अर्थात द्रव में गमन नहीं कर सकती हैं उसको गौण तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौण तरंगे। यानी जो द्रव में नहीं गमन कर सकती है, नहीं जा सकती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो गौण तरंगे कहा जाता है। तो सेकेंडरी जो है यानी द्वितीयक तरंगे, एस तरंगे, तो ये केवल ठोस में गमन करती हैं, इसलिए इसको गौण तरंगे भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए रिक्टर स्केल पर 2 से 3 तीव्रता को साधारण भूकंप या सामान्य भूकंप कहा जाता है। ठीक है, और जब 6 से 7 के तीव्रता का आएगा ना भूकंप, यानी 6 से 7 रिक्टर स्केल पर पैमाना का भूकंप आएगा, तब समझिएगा कि विनाशकारी भूकंप है। कैसा भूकंप है? विनाशकारी भूकंप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग समझने के लिए। ठीक, देखिए ताप को किस में मापा जाता है? सेल्सियस को, यानी ताप को सेल्सियस में मापा जाता है, सेल्सियस द्वारा मापा जाता है। विद्युत को किस में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में। या विद्युत ऊर्जा को लेकिन दिया है विद्युत, तो विद्युत ऊर्जा समझिए हमको किस में? खपत को, तो किलोवाट घंटा में। अच्छा, रक्त को सर RH गुणक में, रक्त को RH गुणक में। अब भूकंप को रिक्टर पैमाना द्वारा मापा जाता है। भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अब भूकंप का अध्ययन जो है ना, भूकंप किस में मापा जाता है सर? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा?
भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, लेकिन भूकंप का अध्ययन कर देना स्टडी तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। या 5 दिसंबर को राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है वह होता है केल्विन। यानी केल्विन कभी माइनस में इसका वैल्यू नहीं आता है दोस्त। ठीक है, केल्विन का हमेशा वैल्यू 0 केल्विन हो जाएगा, लेकिन -0 या -210 केल्विन नहीं होगा। समझ में आ गया ना? केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो केल्विन पैमाना ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा केल्विन, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, करें कि भूकंप मापी यंत्र है तो सिस्मोग्राफ द्वारा अभी बताएं। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है तो भूचाल को, यानी भूचाल यानी पृथ्वी के जो हलचल है इसको, यानी भूकंप को किस में? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। तीव्रता के कहेगा ना तब रिक्टर पैमाना द्वारा मापा जाता है कि कितना तीव्र गति से आया है। बात समझ गया ना? ठीक, अच्छा, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई को। अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है। ओम से किसका मापा जाता है? तो प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से। अच्छा सर, ऊंचाई को अल्टीमीटर से तो ऑलरेडी बता दिए। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है सर? किससे? तो बैरोमीटर से। ठीक है, अगर दाब को बता दें, यानी गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर से। ठीक है, आंतरिक दहन इंजन यानी आईसी इंजन के जो इंटरनल क्षमता है ना, इंटरनल एफिशिएंसी, वह किस में मापा जाता है? तो कार्बोरेटर द्वारा। ठीक है, कार्बोरेटर यानी आंतरिक दहन इंजन के रूप में कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। अब कार्बोरेटर का सर क्या किया जाता है? तो देखिए, जल का जो होता है, जल का विशिष्ट घनत्व ऊंच होता है। जल का विशिष्ट घनत्व क्या होता है? ऊंच होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि इसका विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? अधिक होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए इसका उपयोग कार्बोरेटर में, गाड़ियों के कार्बोरेटर में यूज किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो शायद नहीं देखी होंगे, जैसे हम लोग के ज़माने में जब हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, आज से 10,000 वर्ष पहले। ठीक है, तो क्या होता था कि बर बाराती जाएंगे ना, तो बर बाराती जाए में क्या होखे कि गाड़ी बंद हो जाए बीचे में। गाड़ी बंद करके ड्राइवर क्या करते थे कि ड्राइवर उसका कार्बोरेटर आगे के खोल के, यानी इंजनवा खोल के, और उसमें कहीं पानी डालते थे, ठंडा पानी डालते थे, और वो पनिया निकाल देते थे। क्या करते थे? निकालते नहीं थे, उसी में डालते थे, तो वो पनिया ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता था। तो ये आज से 10,000 वर्ष पहले की कहानी है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे या बाराती जाया करते थे। अब गाड़ी जो है ना, इस सब में कार्बोरेटर जो है, इसमें एयर के द्वारा कूलिंग होने लगा। किसके द्वारा? एयर के द्वारा कूलिंग होने लगा। समझ में आ गया ना मेरी बात को? आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें जो है कूलिंग सिस्टम एयर के द्वारा हो रहा है। यानी चलते चलते गाड़ी ठंडा जा रहा है, चलते चलते गाड़ी ठंडा जा रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है, पहले का था कि गाड़ी ठंडा ना रहे, ओकरा खातिर रोक के बाराती में 2 फेरा पानी डलाई। तले मोटरसाइकिल में नहीं होता था ना? नहीं, मोटरसाइकिल में नहीं। ठीक है, 10,000 वर्ष पहले। हाँ, नहीं, ठीक है, कहने का मतलब है कि आज से 10-15 साल पहले ये सब आए। आज भी पुराना जो बस चलती है ना, अभी तो इधर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? दिखाई देता। अगर आप लोग आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले होते धरती पर, तो दिखाई देता। आज भी कहीं कहीं पुराना बस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए, बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा दाब को, कार्बोरेटर द्वारा आंतरिक दहन इंजन को, यानी आंतरिक दहन इंजन का, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोरेटर का। हृदय की गति कार्डियोग्राम में। अब भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में, यानी सिस्मोमीटर में। देखिए, भूकंप तरंगों की तीव्रता एक्चुअली किसके द्वारा? तो रिक्टर पैमाना के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, लेकिन दिया है सिस्मोमीटर। नहीं दिया होगा तो सिस्मोमीटर मारना है। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। ध्वनि की तीव्रता और एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है कि आप झूठ बोल रही हैं कि सही। पॉलीग्राफ आपको बता देगा। और पॉलीग्राफ में सर ऐसा होता क्या है? तो आपका माइंड का वो ग्राफ शो करता है कि हाँ, आपका किस टाइप का मेंटालिटी उस समय, कितना आप गड़बड़ा रही हैं, अपने आप को कितना कंफर्टेबल जोन में डाल रही हैं, कितना फिट समझ रही हैं। ठीक है, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ।
पॉलीग्राफ। समझ में आ गया? झूठ का पता कौन मशीन से? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ। बहुत सुंदर, ये भुलाना नहीं चाहिए। ठीक, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयोग होने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के द्वारा ओरिजेंटल और वर्टिकल एंगल को मेजर किया जाता है या डिस्टेंस का भी फाइंड किया जाता है। ये सर थियोडोलाइट हमको बता देते ना कि कहाँ मिलता है, देख लेते हैं तो मजा आ जाता। कभी रोड बनेगा ना तो देखना, रोडवा के किनारवा खड़ा करके ऐसे देखेगा, उसमें झांकेगा, ऐसे एक आँखिया बंद करके, एक आँखिया खोलेगा, एक आँखिया बंद करके झांकेगा, सामने देखेगा कि कुछ ये तो नहीं आ रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्ट माने बीच में कोई अवरोध तो नहीं ना आ रहा है। ठीक, रास्ता क्लियर तो है ना। तो ये सब थियोडोलाइट के द्वारा मापा जाता है, सिविल इंजीनियर के द्वारा। कोई दिक्कत है? इंजीनियरिंग करती तो ये सब देखने को मिलता। ठीक है, अब देखिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, यानी कहने का मतलब है कि साधारण यंत्र जो है ना, सिंपल मशीन जो है बच्ची, सिंपल मशीन क्या करता है तो किसी व्यक्ति के सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति जो है एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। अगर सलेंसर भाई साहब खराब हो गया, ठीक है, जैसे सांस अगर अंदर तेज़ी से लेंगे और तराजू पर हम चढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा वेट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, यानी हम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, रीडिंग बढ़ेगा। वहीं ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे यानी छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, घटेगा वेट नहीं। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, प्रचालन यानी वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रण, यानी वॉशिंग मशीन जो है ना अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में सदिश राशि नहीं है तो आयतन सदिश राशि नहीं है, यानी यह अदिश राशि है। अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश है तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। समवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है तो समवेग, यानी जिसमें वेग जुड़ा हो वह हमेशा क्या होगा, समवेग होगा, आवेग होगा, वेग होगा। ठीक है, विस्थापन होगा, बल होगा, त्वरण होगा, ये सब कैसी राशि हैं तो सदिश राशि है। ठीक है, ये सब सदिश राशि हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आगे हम बायोलॉजी में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए बायोलॉजी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, आगे हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मेलॉक, ऊंट, जेबरा तथा यूरोटोमैस्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह करता है, यानी कहे का मतलब जो आंत में अपनी जल का संग्रह करता है वह ऊंट होता है। कौन सा? ऊंट होता है। और ऊंट के जो ऊपर कुबड़ होता है ना, तो उसमें बचपन से भ्रम में मास्टर रखता है कि उसमें पानी भरता है, पानी भर के रखता है और वहीं 21 दिन तक प्रयोग करता है। एक्चुअली वह दोस्त पानी नहीं होता है, एक्चुअली वह क्या होता है, वसा रहता है, फैट रहता है। ठीक है, वह वसा उन लोग का इकट्ठा रहता है। ठीक है, ज़रूरतमंद के अनुसार वो अपना यूज करते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में जब भी हम लोग भूखते हैं ना, तो हमारा शरीर क्या करता है, सबसे पहले पानी का यूज करेगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का, और तब जाकर वसा का, और तब लास्ट में जाकर प्रोटीन का यूज करता है। तो ये सब होता है कि जब तुम्हारा बॉडी को ज़रूरत हो, जैसे रूस के खाना ना खैनी तब मुँह सुटका के चुंगा हो गई हो, समझ में आ गई ना। तो ऐसा हरकत होता है। ठीक, तो इसलिए भाई साहब या बहन साहब रुसिएगा नहीं ना तो मुँह सुखा के गोईठा हो जाए, समझ गिला। कोई दिक्कत है तो आप लोग रुसिएगा नहीं, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, कंगारू चूहा। जो कंगारू चूहा है ना दोस्त, वह बिना पानी पिए बहुत लंबे समय तक रह सकता है, ऊंट से भी ज़्यादा। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। कंगारू जो बच्चा देता है ना, तो वह 1 सेंटीमीटर का बच्चा होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का। जो कंगारू है ना, अपना बच्चा पाउट में रखता है छुपा कर, यानी उसके जो ये कंगारू हो गया तो पेट में थैली होता है जिसको पाउट कहा जाता है। हमेशा यह पेपर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आइए सलेंसर अभी फंस जा रहा है। हाँ, तो इधर देखो, कंगारू, चूहा, जिराफ,
गिलहरी तथा कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, तो कंगारू चूहा। कंगारू चूहा, बाप रे बाप, ये तो पहला बार मिल गया रे दादा। देखो कंगारू चूहा है ना मेरे दोस्त, ये ठोस मूत्र यानी लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में नहीं पेशाब करता है, यह ठोस के रूप में काढ़ा पेशाब करता है। ठीक है, और तुम लोग बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हो, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। एक और बताइए क्वेश्चन कि चिड़िया जो होता है ना, उसमें मूत्र मार्ग होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। चिड़िया जो होती है पक्षी, उसमें मूत्र मार्ग होता है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा जरूर। ठीक है, आइए कह रहा है कि देखिए, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोफिड, यानी चट्टान पर उगने वाले, खाली चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। आप पेड़ के छाल पर उगने वाले चट्टान को, शैवाल को क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स। नहीं, याद आ गया? और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक। अच्छा, सर्पों की विष ग्रंथियाँ समांग है तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के, यानी कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों में, यानी सर्प के जो विष होता है ना, उसका लार ग्रंथि में पाया जाता है। लार ग्रंथि में पाया जाता है। किस में? तो सांप में। और सर्पों के अध्ययन क्या कहा जाता है? ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। और सांपों का देश पूछ देगा तो ब्राज़ील। सांपों का देश ब्राज़ील। अमेजन वन कहाँ है? ब्राज़ील में। अमेजन का वन कहाँ है? तो सर्पों का है? सर्पराजों का देश भूटान। अब बताइएगा। ठीक है, देखिए, चट्टान पर उगने वाले ये तो हो गया पादप, शैलोफिड कहलाते हैं। देखिए, घटपर्णी, घटपर्णी कहते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट यानी कहने का मतलब वैसा पौधा जो कीट पतंग को खा जाता है भाई साहब, उसे पिचर प्लांट कहते हैं इंग्लिश में, यानी कीट भक्षी कहते हैं, या उसी को घटपर्णी कहा जाता है। यानी पिचर प्लांट यानी घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण और पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है वह होता है पत्ता। पत्ता जो होता है घट में रूपांतरित होता है। ईस्ट का प्रयोग किण्वन में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किण्वन में किया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन। यानी दूध में कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। और दूध में केसिन प्रोटीन के कारण ही भाई साहब दूध का रंग उजला होता है। पूछ देगा कि दूध का रंग उजला किस प्रोटीन के कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण। अगर पूछ देगा कि दूध का पीला रंग किस कारण होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, आवृतबीजी में तो एलोवेरा। एलोवेरा का प्रयोग किसमें? तो आवृतबीजी में करते हैं। पिचर प्लांट क्या होता है? तो कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा को क्या कहते हैं? पिचर प्लांट कहते हैं। अच्छा सर, तना परजीवी, तो तना परजीवी कौन होता है? तो अमर बेल। अमर बेल क्या होता है? तना परजीवी होता है। ठीक। जड़ परजीवी पूछ देगा तो चंदन। चंदन क्या होता है? जड़ परजीवी हो जाता है। और सबसे अगर महंगा लकड़ी कह देना तो चंदन की ही है, जो कि कर्नाटक में भारत में पाई जाती है। चंदन की सबसे ज़्यादा सांप इसी पर लपटाए हुए रहते हैं। काहे कि इसका सुगंध बहुत अच्छा आता है, यानी चंदन की लकड़ी का सुगंध अच्छा आता है, इसीलिए क्या किया जाता है? सांप इस पर बहुत लपटे रहते हैं। समझ में आ गया ना बात है? देखिए, हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। पौधे का वह भाग जिसमें हल्दी प्राप्त किया जाता है तो तना। हल्दी जो खाते हैं ना, यह तना हम लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? आलू तना, आलू तना, हल्दी तना। ठीक है, जो प्याज हो गया तना ही है, तना ही ना, प्याज तना। निफेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी जो है वह दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। यानी कह रहा है कि जो पिचर प्लांट है ना, यानी घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। मेघों का आलय को क्या कहते हैं? मेघालय। बहुत सुंदर। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है डूप। यानी फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? डूप है। क्या है? डूप है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमांग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न कालपक्वता। ठीक। अच्छा जी, देखो, अदरक को क्या कहते हैं? प्रकंद। अदरक के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? प्रकंद। प्याज का मांसल पर्ण। प्याज का मांसल पर्ण। आलू का रूपांतरित तना। हम लोग आलू का क्या खाते हैं? रूपांतरित तना। नारियल का भ्रूणपोष। नारियल का फिर से अदरक का प्रकंद,
प्याज का मांसल पर्ण, आलू का तना यानी कंद, और नारियल का भ्रूणपोष। नारियल के अंदर के खाया जाता है ना। ठीक है दोस्त, अब देखिए हम लोग इतना ही पर अपने क्विज के समाप्ति करते हैं, थोड़ा सा तबीयत नासाज के चलते हैं। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और यूँ ही मेरा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।